योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। कुछ क्वेरीज मेरे पास वापस आई थी तो उसी को बेस बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। ओके, तो हमारे एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स 3-4 चैप्टर से ही आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का बहुत नॉर्मल से रहते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी का न्यूमेरिकल उसमें से आता है, या फिर आप रेडियस रेशो निकालते हो, कैटायन और एनायन का साइज दिया होगा उसके बेस पे, ठीक है। और सॉलिड स्टेट हम काफी डिटेल में करके आए हैं पीछे। तो मैं अभी बात करूंगी सॉल्यूशंस के बारे में, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। ये मैंने कहां से नोट किए? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से। और ये इसमें से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कहां से हैं? 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिया है, आपको सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर निकालना है। क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो 1 लाइन में ही आंसर निकालने वाले होते हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल था जो 2014 के उसमें था क्वेश्चन पेपर के अंदर, और उसको मैंने नोट किया है सबसे टॉप के ऊपर। तो हम ऐसे चलेंगे ऊपर को, साथ साथ में इसको हटाते चलेंगे। ओके, विच इज हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बात हो रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड रहने वाली प्रॉपर्टीज। ओके, इनमें से 4 ऑप्शंस हैं। सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑप्शंस आर FeCl3, यूरिया, NaCl, ग्लूकोज। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स ये रहे FeCl3। जब FeCl3 डिसोसिएट करेगा, इट विल गिव Fe3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, और सोडियम क्लोराइड देगा एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स 4, टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स 2। तो जिसके ज्यादा पार्टिकल्स उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। अब इसके अंदर क्या है, उसने पूछा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और आपको याद होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी हम वाटर के अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर ऐसा सॉल्ट डाल देते हैं जिसके डालने पर जो नॉन वोलाटाइल है, मींस वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता। नॉन वोलाटाइल जो उड़ता नहीं है, ठीक है, पंख नहीं है उसके, बट वो इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर प्योर से हमेशा कम होगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बहुत सारी स्पेसिस को कवर कर लेता है, तो वेपर प्रेशर को वो डाउन कर देता है। ये सारा कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे हमने ये देखना है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे सरफेस उतना ज्यादा कवर होता जाएगा, तो वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। बॉइलिंग कब होगी? जब इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे, लिक्विड का इंटरनल वेपर प्रेशर और उसके ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसमें से जिसकी सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कौन है? जिसके सबसे ज्यादा आयॉन्स बनेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है। तो इट विल बी द आंसर। जब आप इसको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे, लेट इट बी वी आर एडिंग इट इन वाटर, सबकी मोलैरिटी सेम। मोलैरिटी सेम होने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। अब आगे मॉलिक्यूल कैसे टूट रहा है वो आपके सामने है। यूरिया का स्ट्रक्चर रहता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, C6H12 O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनको तो क्रॉस ही कर दो। वी आर लेफ्ट विद दीज 2 आयोनिक कंपाउंड्स, इसमें से 4 पार्टिकल और इसमें से 2। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, मतलब सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन ऐड करेगा? दिस वन, राइट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, which will have least freezing point। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब
जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हो, आपने पानी में नमक डाल दिया और उसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया और दूसरी कटोरी में प्योर वाटर रख दिया, तो दोनों में से कौन है जो पहले फ्रीज करेगा? यस, दैट इज वाटर। जो प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, दैट विल फ्रीज फर्स्ट, सॉल्यूशन आफ्टर दैट। क्योंकि चाहे आप एलिवेशन को काउंट करने वाले हो, चाहे आप डिप्रेशन को काउंट करने वाले हो, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आपने उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, नाउ इट विल फ्रीज मे बी एट -5 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे चला जाएगा भाई, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है नॉर्मल से डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो 0 बड़ा है ना, -5 सब 0 कंडीशन में आ गया, 0 से भी पीछे चला गया। ठीक है, अब इसमें देखो, दिस इज यूरिया, नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, देन NaCl, देन CaCl2। अब यहां पे भी देखो, सबसे ज्यादा आयॉन्स कौन देगा? दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में से निकलेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से निकलेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो कोई वेद पुराण नहीं पढ़ने हैं इसके अंदर, जस्ट आपको ध्यान देना है किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से चलेंगे। लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, उसी की डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। तो लीस्ट मतलब सबसे लो फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इट विल बी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नंबर 7 पे जो मैंने लिखा है, डेंसिटी ऑफ 10% KCl solution by mass is 1.06 gram per centimeter cube. Its molarity is, yes, it was a question from multiple choice. आगे 4 आंसर दिए हुए थे, तो अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर्स कभी मत लगाना, आप इस न्यूमेरिकल को साइड में सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन देखें। यू आर गिवन, आपको गिवन क्या है? देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना भी एक आर्ट है। जो कुछ आपको गिवन है उसको लिखते जाइए। कितनी सी चीजों को क्रैम करोगे आप, जरूरत भी नहीं है। जो कुछ गिवन है उसको नोट करो, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिख जाएगा। देखो, डेंसिटी ऑफ 10% KCl सॉल्यूशन बाय मास, गिवन क्या है? 10% KCl और इट इज बाय मास। मतलब ये हुआ दैट मास ऑफ KCl इसमें क्या है? WB कितना है? 10 ग्राम। एंड मास ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज टोटल है 100%, तो इट विल बी 90 ग्राम। तो ये है सॉल्यूट, ये क्या आया? सॉल्वेंट। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट इज 100 ग्राम। दिस इज द मीनिंग ऑफ 10% KCl सॉल्यूशन बाय मास। अब वो पूछ क्या रहा है? उसने डेंसिटी दे दी, बोलते इसकी मोलैरिटी निकालिए। ओके, यू आर ऑल्सो गिवन डेंसिटी 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी पता करनी है, और आप इतना जानते हैं, मोलैरिटी इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो पहला स्टेप क्या है? आपको वॉल्यूम चाहिए, किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे देखो, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हुआ? ये इधर आ गया, इट विल बी मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना गिवन है आपको सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 1.06, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 94.9, इट विल कम आउट टू बी 94.9 ml। वॉल्यूम आ गया। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 94.9 ml। ओके,
molar mass of KCl. Potassium is 39, chlorine is 35.5, and it will come out to be 74.5 grams. Right? Now molarity, formula मैंने ऊपर लिखा है. Given mass is 10 gram. 10 gram divided by 74.5 into 1000 upon 94.9. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.42 मोलर. इसकी मोलैरिटी आ गई 1.42 मोलर. मतलब 1 लीटर के अंदर 10% KCl सोल्यूशन अगर है तो उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1.42 मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर के अंदर. तो इजी था. ठीक है, सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस था. मैंने उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ इट्स मोलैरिटी इज, आगे उसके 4 ऑप्शंस थी. ठीक है, तो सॉल्व किए बिना आप इसको नहीं निकाल पाएंगे. जो भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो साइड में लाइन लगाइए, क्योंकि आपको तो ऑप्शन लिखनी है A B C, तो कितनी जगह घेरेगा? आधा पेज रख लीजिए, आधे पेज को पेंसिल से लाइन लगाओ, जो भी न्यूमेरिकल है साइड में सॉल्व कर लीजिए. कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीपल चॉइस में ये थोड़ी ना होता है कि आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आप सॉल्व करके आंसर लिखिए. हाउ डज इट मैटर? लेकिन ऐसे हवा में नहीं करना कि ब्रेन में सोच लिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. नो, क्वेश्चन के सामने सॉल्व कीजिए. इट विल हेल्प यू आउट. हो गया? ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी और जगह बन जाएगी हमारे पास. तो इस तरह के बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी वाले आ जाते हैं. अगर इसी में हमें मोलैरिटी निकालनी होती तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट 90 था, है ना. इस जो भी आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है इसकी आप मोलैरिटी अगर पूछी जाती तो आप सॉल्वेंट का मास नीचे लिख देते उसके. नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 1.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, आपको मोलैरिटी पता करनी है ना. यू आर गिवन, हम ये वाला करने लगे. गिवन आपको क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, इट इज 1.5 नॉर्मल. ठीक है, आपको निकालना क्या है? मोलैरिटी. ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. नॉर्मेलिटी, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी. अब एसिड है ना तो बेसिसिटी. ठीक है, बेस होगा तो एसिडिटी होती है, राइट. तो ये हो गया नॉर्मेलिटी, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी. ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है. तो अब यहां पे आपको निकालनी है मोलैरिटी. ये दोनों चीजें तो गिवन है, ये नहीं गिवन ना. देख लेते हैं. देखो, H2SO4 जब ये आयोनाइज करता है इट विल गिव 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. तो जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव होते हैं दिस इज कॉल्ड बेसिसिटी. एसिड जितने H पॉजिटिव आयॉन्स एक्वा सॉल्यूशन में डिस्पर्स करता है, रिलीज करता है, दैट इज इट्स बेसिसिटी. तो वो कितनी आ गई? 2, राइट. तो अब यहां पे नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, तो नॉर्मेलिटी इज 1.5 इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2. तो मोलैरिटी किसके बराबर आई? इट विल बी 1.5 अपॉन 2, 0.75 m. दिस इज मोलैरिटी. है ना सिंपल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. ये हो गया. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी. फॉर्मूला यही रहेगा, इसको मैं नहीं हटाऊंगी. ठीक है, बेसिसिटी भी अब आपको पता चल गई कैसे निकालते हैं. तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला. नाउ यू आर गिवन नॉर्मेलिटी निकालिए 1.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, तो आपके पास गिवन है मोलैरिटी. मोलैरिटी इज 1.5 मोलर. ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ H2SO4 is 2. कैसे? 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, बेसिसिटी आ गई 2. ये रहा फॉर्मूला. निकालनी क्या आपने? नॉर्मेलिटी. किसके बराबर आएगी? मोलैरिटी इज 1.5 इंटू 2, इट इज 3 मोलर. 3 नॉर्मल. नॉर्मेलिटी आई ना,
3 नॉर्मल। अच्छा, हम बेसिसिटी से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जब मोलैरिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी को बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर आता है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, बेसिसिटी या एसिडिटी से ही तो डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये छोटा सा हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको आपने ध्यान में रखना है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये सारे बच्चे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के अंदर से मैंने लिए हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, नो प्रॉब्लम। नॉर्मेलिटी निकालनी है। ओके, आपके पास है गिवन मास 6.3 ग्राम्स, ठीक। वॉल्यूम तो पहले ही 1 लीटर है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए। ओके, तो ये रहा गिवन मास, और ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, या मैं कहूं इक्विवेलेंट मास, दैट वुड बी इक्विवेलेंट मास किसके बराबर, मोलर मास अपॉन, अब क्योंकि ये एसिड है तो इट इज बेसिसिटी, ठीक है। अब यहां पे ये रहा फॉर्मूला, ऑक्सैलिक एसिड COOH, फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ वहां पे, मैं उसी को कैरी ओवर कर लेती हूं। तो ये रहा H2C2O4.2H2O and it will come out to be 126 grams. ओके, ये रहा मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अब देखो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है COOH ये देता है 2H पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी है 2। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 126/2, इट इज 63 ग्राम्स। ओके, नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है 6.3, इक्विवेलेंट मास कितना आया 63, कितना आ गया भाई, डेसिमल हटाओ नीचे 10 लगाओ, ये आ गया 1/10 मींस 0.1, तो इसका नॉर्मेलिटी कितनी आई 0.1 नॉर्मल। क्योंकि वॉल्यूम उसने डायरेक्ट 1 लीटर दिया है, आपको सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। और अगर आप जो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, मैं वो भी आपको यहां लगा के बता देती हूं कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, 1 लीटर को भी आप कन्वर्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, वही आंसर आया ना। क्योंकि स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप इसको ml के उसमें लिखते हो ना, ml को कन्वर्ट करते हो लीटर्स में, तो उसने लीटर दिया तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, या फिर 6.363 इंटू 1 पर लीटर, राइट। तो आंसर आप कैसे भी निकालो, थोड़ा सा सोच लीजिए, ज्यादा लंबा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। वॉल्यूम तो 1 लीटर है और नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये लिखते हो ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैरिटी में क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स, बस इतना सा फर्क है, था ना सिंपल। ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी तरीके से आ जाए, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोलैरिटी पूछ रहा है या नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो नॉर्मेलिटी के लिए मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। ऐसा नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास को कन्वर्ट कीजिए इक्विवेलेंट मास के अंदर। तो नेक्स्ट इज, फिर वही, ये बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए, आपको पता है 3 सीरीज होती है, बड़े सारे न्यूमेरिकल्स निकल आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइबेसिक एसिड।
अब उसने बेसिसिटी आपको डायरेक्ट दे दी। मोलैरिटी, यू आर गिवन मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 मोलर और उसकी बेसिसिटी आपको गिवन है भाई, इट इज ट्राई बेसिक, दैट इज 3। तो नॉर्मेलिटी इट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो मोलैरिटी इज 0.5, बेसिसिटी इज 3। आंसर क्या आया 1.5 नॉर्मल। ये भी ऑप्शन थी, 4 ऑप्शंस थी, मैंने ऑप्शंस यहां नहीं लिखी हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, गैस मत लगाइए कि 4 में से ये आंसर हो सकता है। आप अपना आंसर निकालें, फिर उस आंसर को ढूंढो कि क्या ये आंसर उन 4 ऑप्शंस में है। हो गया। नॉर्मेलिटी ऑफ 1.2 मोलर एसिटिक एसिड, तो आपको मोलैरिटी गिवन है 1.2, ठीक है। अब आपको बेसिसिटी चाहिए। बेसिसिटी ऑफ CH3COOH इज 1, एक ही H जाएगा, इट इज 1। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, तो इट इज 1.2 इंटू 1। क्या आंसर आया 1.2 नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब आया हमारे पास थोड़ा सा लंबा वाला न्यूमेरिकल। ये जो आगे क्वेश्चंस होते हैं 11 ऑनवर्ड, उनमें से मे बी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का हो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है। मैं पूरा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ूंगी, न्यूमेरिकल को देखकर ही ऐसा लगता पता नहीं क्या पूछ लिया है, और मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे कि नहीं करना है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट मार्क्स आते हैं इसके। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ओके। तो जो चीजें गिवन है ना उसको लिखते जाते हैं पहले। प्योर बेंजीन मींस P0 कितना है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ओके। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram. Okay. So this is WB, mass of solute. WB, it is 0.5 gram. When added to 39 gram of benzene, मतलब mass of solvent. उसको हम कैसे लिखते हैं, WA, it is 39.0 gram. बेंजीन मोलर मास 78 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको मास, मोलर मास ऑफ, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma, इट इज 78 ग्राम्स। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन देन इज, इसका मतलब PS, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 0.845 बार। देख लीजिए, जो जो उसने दिया है मैंने सारा लिख लिया, और आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज MB। ये आपको पता करना है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि ये WB है और ये WA है? जो लेसर क्वांटिटी, लेसर अमाउंट, दैट इज सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट, दैट इज सॉल्वेंट। देखो, जिसके स्पेलिंग कम है, जिसका नाम ही छोटा है, वो कम क्वांटिटी, दैट इज सॉल्यूट, और जिसका नाम बड़ा है, दैट इज इन लार्ज क्वांटिटी एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो यहां पे 2 चीजें थी, उसने तो लिखा ही है नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना। तो 2 चीजें हैं, 1.5 ग्राम और एक है 39। तो क्वाइट ऑब्वियस 39 वाला सॉल्वेंट है। और हमेशा याद रखना, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो A, वो नंबर 1 पे आएगा, जो लेसर क्वांटिटी है दैट विल बी एट नंबर B। इसीलिए मैंने सॉल्यूट को B लिखा और सॉल्वेंट को A लिखा, ओके। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपॉन P0, इट विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB into MA upon WA. This is the formula. Values put कर दीजिए। P0 0.850 minus PS 0.845 divided by 0.850 equals
WB अपॉन MB, WB इज 0.5 अपॉन MB, ये तो मुझे पता करना है. नेक्स्ट इज MA, दिस इज 78 और WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट वाज 39. अरे वाह, ये तो कट गया बड़ी आसानी से. इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया 0.005 है ना, और ये आ गया 0.850. डेसिमल को डेसिमल के साथ उड़ा दिया, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 अपॉन MB. MB को इधर ले आऊं, MB इधर आ गया, 850 इधर चला गया, अब नीचे सिर्फ 5 आया क्योंकि इधर वाले 2 जीरो थे. ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कट. कितना आंसर आया? 17 5 85 0 170 ग्राम. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसीलिए छोड़ दिया टेस्ट में कि पता नहीं क्या पूछ लिया है. तो सॉल्यूशंस के चैप्टर से बच्चे मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हो, चाहे डिप्रेशन से हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हो, या फिर जैसे मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल्स बताए एक एक लाइन वाले, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के ऊपर. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम सॉल्यूशंस. अब थोड़े से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसके भी मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नोट किए हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 6. इट सेज equivalent conductivity of a solution containing 2.54 gram copper sulfate per liter is 91 ohm inverse centimeter square equivalent inverse gram equivalent inverse. Its conductivity is, ये भी मल्टीपल चॉइस में था, मैंने 4 ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, हम इसका आंसर निकालेंगे. ओके, अब देखो बच्चे, आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन, यहां आती है कंसंट्रेशन, लेकिन क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब इधर क्या आएगी, नॉर्मेलिटी. समझ गए? और जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसमें यहां पे हम मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे आपके पास कंसंट्रेशन किसमें आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स में. समझ के बात? ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ये तो फॉर्मूला है आपके पास. ठीक है, नाउ यू आर गिवन लैम्डा इक्विवेलेंट, इट इज 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. ओके, लेकिन अब ये चीज हमारे पास नहीं है, ये हो गया, ये निकालना है. ठीक, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, लेकिन आपके पास वो कंसंट्रेशन नहीं है जिससे ये नॉर्मेलिटी हमारे पास आएगी. ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आपको यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए. ओके, तो हमें पता है दैट ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. नाउ यू आर हैविंग गिवन मास ऑफ कॉपर सल्फेट, इट इज 2.54 ग्राम्स आपको गिवन है. ओके, अब देखो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर होता है 63.5 प्लस 32 प्लस 64. ठीक है, आप इनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट, इनको टोटल करके 159.5. ये तो आया मोलर मास. आपको इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट, इट विल बी इक्वल टू 159.5 अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे, ये तो सॉल्ट है ना, एसिड है ना बेस है, तो सॉल्ट में हम लेते हैं टोटल पॉजिटिव वैलेंसी. मतलब कॉपर सल्फेट जब टूटेगा इट विल गिव कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव. तो वी आर हैविंग +2. तो आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो यू विल गेट 2 7 14,
2 9 18, 79.75। ये आ गए इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर सल्फेट। बस अब आपको बनाने हैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, जो आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और वो किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो दिस इज 2.54 डिवाइडेड बाय 79.75, और इसको डिवाइड करके यू विल गेट आफ्टर डिवीजन 0.0318। तो मैं इसको लिख लूंगी 0.032। आई कैन राइट इट, क्योंकि यहां 1 के बाद 8 है, आप इसके साथ भी करोगे नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट। बस अब वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। आपके पास है ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूं मैं, नाउ पुट इन फर्स्ट। तो ये रही वैल्यू 91 इक्वल टू के आपको निकालना है 1000 अपॉन 0.032। तो के किसके बराबर आ जाएगा, 91 इंटू 0.032 डिवाइडेड बाय 1000। 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.032 के साथ, इट विल कम आउट टू बी 2.91, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास आएगी 2.91 इंटू 10⁻³। देखो लिखने में थोड़ा लंबा जरूर हो गया न्यूमेरिकल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे, स्टेप बढ़ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्टकट मत करना, गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसने जो दिया था आप पहले वो देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, गिवन मास आपको दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको दी है, और कंडक्टिविटी पूछी है। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आप निकाल सकते हो, ये आपने निकालना है। तो गिवन मास ये किसके बराबर होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना है 2.54। अब आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। मैंने जानबूझकर +1 के कंसेप्ट के हिसाब से किया है। उसका मोलर मास लिखे, देन इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। और क्योंकि कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर 2 पॉजिटिव यूनिट। 2 से डिवाइड कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट में उसको कन्वर्ट करो, इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा एक चीज देखिए, जिसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कप्पा, इट इज कंडक्टिविटी। और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ आई बात, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आया हो, आपने ध्यान रखना है। हो गया ये वाला न्यूमेरिकल। अच्छा फिर इस चैप्टर से बहुत ही फेवरेट न्यूमेरिकल्स हैं एग्जामिनर्स के, क्योंकि थोड़े छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये, तो बड़ी आसानी से पूछ लिए जाते हैं। दैट फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3 इन टर्म्स ऑफ फैराडे। कूलम्स नहीं पूछे उसने, फैराडे के टर्म में पूछा है। ओके तो देखो इस कंटेक्स्ट में जब भी हम बात करेंगे, हमें दिया है Al2O3, मतलब ये टूट कर देगा 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस। तो मेन रिएक्शन है ये वाली, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव एल्यूमिनियम सॉलिड। 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, नाउ दिस इज 1 मोल, तो दीज आर 3 मोल्स, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल के ऊपर कितना होगा 3 फैराडे। ये 1 मोल मतलब 27 ग्राम्स, यही से इक्वेशन निकल आएगी। 27 ग्राम के लिए लगता है 3 फैराडे। कितने के लिए पूछा भाई उसने, 40 ग्राम्स के लिए। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय 3 फैराडे। 1 ग्राम कितने से होगा 3/27, और 40 ग्राम कितने से होगा 3/27 इंटू 40। तो ये आ गया 3 3 9, 3 9 27, तो इट विल बी 40/9, 9 4 36,
4.44 फैराडे। सिंपल। कोई भी आ जाए, अब जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव वाला, मान लो कॉपर सल्फेट दिया हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो देखो अगर यही क्वेश्चन उसने कूलम्स में पूछा होता तो 4.44 इंटू 96500, क्योंकि ये है 4.44 एफ की जगह इसकी वैल्यू रख दो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कूलम्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फैराडे में पूछा है या कूलम्स में पूछा है। तो अगर कॉपर सल्फेट की हम बात करें, कॉपर सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गया कॉपर सॉलिड, दिस इज 1 मोल। कितना लगा? 2 फैराडे, मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स, राइट। 1 मोल के लिए इतना, अगर ग्राम्स में बात करें तो 63.5 ग्राम्स। तो कितना मास वो डिपॉजिट करने को बोल रहा है, 1 मोल के लिए भी पूछ सकता है। सोडियम Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम सॉलिड, तो 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे लगता है। समझ आ गई बात? तो यहां ये नहीं सोचना कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर नॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर एक्चुअली 3 मोल्स, क्योंकि यहां पे 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा ध्यान देना कि फैराडे में आंसर मांग रहा है वो या कूलम्स में मांग रहा है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के जो 4 ऑप्शंस होते हैं बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन वेसल? ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। यहां हमने कॉपर सल्फेट आयरन के वेसल में डाला, वो किसी और में डाल सकते हैं, कोई और सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहले ये रहा मेरे पास कंटेनर, किसका बना हुआ है? आयरन का, और इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? कॉपर सल्फेट। ओके, नाउ वी आर हैविंग, आपको गिवन है वैल्यूज, कॉपर 2 पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट and reduction potential of iron it is minus 0.44 volt। हो गया। अब यहां पे चेक कीजिए, दोनों में से हाई लो मार्क कर दो। दिस इज लोअर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू, ये हायर वैल्यू। जिसकी वैल्यू लोअर है वो वीक है, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, गरीब है बेचारा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो इट विल अंडरगो रिडक्शन। मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास आयरन है वो कॉपर से भी पहले आयरन 2 पॉजिटिव बनकर एक्वा सोल्यूशन में चला जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम द सोल्यूशन इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने यहां पे रिलीज करे एंड गेट सॉलिडिफाइड। मतलब यहां से आयरन घुल घुल के आयरन 2 पॉजिटिव बनता जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इस कटोरी में, इस बर्तन में तो जगह जगह सुराख हो जाएंगे, तो कॉपर सल्फेट को स्टोर हम कैसे करेंगे? बस यही बताना है आपने। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी तो ये घुल जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कॉपर सल्फेट तो डिपॉजिट होता जा रहा है। तो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन वेसल। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो, बस ये देखना कि जो कंटेनर है उस मेटल की ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। इसको रिवर्स कर लो। अब ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूं क्वेश्चन, आप फेरस सल्फेट को स्टोर करोगे कॉपर के वेसल में। तो देखो, अगर ये बर्तन जो है कॉपर का है तो कॉपर की तो होगी यहां पे रिडक्शन, कॉपर की परत तो मोटी हो जाएगी। यू कैन स्टोर आयरन सल्फेट इन कॉपर कंटेनर। बहुत से बच्चे 333 से कॉपी करते हैं बच्चे, उन्होंने एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया होता है। इफ यू नो द आंसर, रिप्रेजेंट इट डायग्रामेटिकली वेयर एवर यू कैन। अपनी बात को अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। कि अगर एग्जाम में उसमें लिखा होता है ना कि एक लाइन में आंसर करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपको टिपिकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है एक लाइन में आंसर करने के लिए। तो आप अपनी बात को अच्छे से रखिए,
एक ही जगह 4 लाइनें लिखने को मिल रही हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ये भी हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं। देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी इतना, और आपको कंडक्टिविटी निकालनी है। पीछे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात की थी। नाउ यू आर गिवन मोलर कंडक्टिविटी, इट इज 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, और आपको मोलैरिटी गिवन है भाई, ऑलरेडी आपको मोलैरिटी गिवन है, दैट इज 1.5 मोलर ऑलरेडी गिवन, यू आर गिवन द कंसेंट्रेशन। ओके, तो अब आपको निकालना क्या है, के, कंडक्टिविटी निकालिए। तो आपको पता है डायरेक्ट आंसर है आपके पास लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ओके, तो दिस इज 138.9 इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन 1.5, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो ये आ गया k विल बी इक्वल टू 138.9 इंटू 1.5 अपॉन 1000। और आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट 0.02083 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, और आप इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स चाहे मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से आए, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के हिसाब से आए, थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वेल, फिर ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये बहुत बार पूछी जाती है पेपर में। 3 सीरीज है ना, तो मैंने तीनों ही लिखी है यहाँ पे। किसी में कंडक्टिविटी की पूछी है, तो किसी में मोलर कंडक्टिविटी, तो किसी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ओके। सबसे पहले कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। अच्छा, इसको मैं कहां से डिराइव करूंगी, देखिए, दिस इज रो, रो इज रेजिस्टिविटी, इट इज इक्वल टू RA अपॉन L, रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। और जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब 1 अपॉन रो। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा के साथ, तो इसको उल्टा के लिखो, इट विल बी L अपॉन RA। L होता है सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, A cancel. Now K is equal to ohm inverse centimeter inverse. और आप लिख सकते हो K is equal to ohm inverse is also in SI unit Siemens. It is S centimeter inverse. ये सारी चीजें मैंने चैप्टर के अंदर करवाई हैं, जस्ट यहाँ पे आपको रिवीजन दे रही हूं। हो गया, है ना, सिंपल। आप डायरेक्ट K इज इक्वल टू L अपॉन RA भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर इसको यहां से पिक किया। हो गया। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। ओके, नाउ मोलर कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ओके, तो ये किसके बराबर आया, K की यूनिट्स आपने यहां पे निकाल ली है। दिस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रही मोलैरिटी, कंसेंट्रेशन किस टर्म में, मोल। देखो बच्चे, यहां पे मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर वाले में मत जाना, यहां पे सिर्फ आप मोल की वैल्यू लिखते हो कि इतने मोल्स कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोल। अब देखो ये बचा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। तो these are the units of molar conductivity. Equivalent conductivity देखें, lambda equivalent K into 1000 upon concentration in terms of
ग्राम इक्विलेंस मतलब नॉर्मेलिटी। ओके, तो ये रहा लैम्डा इक्विलेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विलेंस। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विलेंट इनवर्स। अब यहां पे ये भी वैल्यू आ सकती है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विलेंट इनवर्स। अच्छा, इससे आगे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ था, उसमें मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स थे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में यूनिट्स पूछी हो और आगे किसी न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिखी हो साथ में, तो थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड को जरूर यूज करना। डन, ये रिवीजन थी, सिर्फ कर चुके हो आप इसको बहुत पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये वाला न्यूमेरिकल आज के टेस्ट में था। सेल की रिएक्शन आपके सामने है और आपको बोला गया था कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस लिखिए और इस गिवन रिएक्शन की नर्न्स्ट इक्वेशन भी लिखिए। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी, आपको इस केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखो केमिकल इक्वेशन देखो, दिस इज क्रोमियम सॉलिड ऑब्लिक chromium 3 positive aqueous salt bridge, cadmium 2 positive aqueous oblique cadmium solid। तो दिखती सी बात है, ये पोर्शन है एनोड, ये पोर्शन है कैथोड एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। क्रोमियम से बन गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, कैडमियम 2 पॉजिटिव से बन गया कैडमियम रिडक्शन। तो ये सारी चीजें यही से दिखाई दे रही हैं। अब मैं इसको जरा केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लिख लेती हूं। एनोड आपका फर्स्ट पार्ट, एनोड के ऊपर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन। कैथोड, कैथोड के ऊपर है कैडमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, this is aqueous, it will accept 2 electrons and form cadmium solid। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई, दे तो 3 इलेक्ट्रॉन रहा है बट एक्सेप्टेंस तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, क्या करें? यस, इनको बैलेंस कीजिए। इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जितने इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। देख लो, 2 3 6, 3 2 6, बैलेंस्ड। अब इनकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, तो ये रही ओवरऑल रिएक्शन, दोनों का टोटल कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस कैडमियम 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव। देखो 3 2 6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आगे क्या आया, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 कैडमियम सॉलिड। चेक कर लीजिए, 3 2 6, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, 2 क्रोमियम 3 कैडमियम, ऑल सेट। प्रॉब्लम ये थी, अब यहां पे n कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 6। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो ए पार्ट भी हो गया, एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन हो गई। अब आपको लिखनी है इसकी नर्न्स्ट इक्वेशन। नो प्रॉब्लम। नर्न्स्ट इक्वेशन जब आप लिखते हो, ई सेल, इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, ऊपर आप कंसेंट्रेशन लिखते हो एनोड की, नीचे आप कंसेंट्रेशन लिखते हो कैथोड की। अब यहां पे n कितना है, 6, तो आपके पास क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, एन की जगह पे आप लिख दोगे 6 लॉग ऑफ एनोड, एनोड के ऊपर है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ
क्रोमियम 3 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव। लेकिन इक्वेशन के अंदर कैडमियम कितने हैं 3, तो इट विल बी रेज टू पावर 3। क्रोमियम कितने हैं 2, इट विल बी रेज टू पावर 2। जो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपने इनको अरेंज किया है, क्रोमियम विल बी रेज टू पावर 2 एंड कैडमियम विल बी रेज टू पावर 3। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जब आपने ई नॉट निकाल लिया, ठीक, एक्चुअली मैंने दो न्यूमेरिकल मिक्स कर दिए हैं, क्रोमियम और कैडमियम की वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, तो पहले आप ई नॉट सेल निकाल लो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके, मतलब कैडमियम की वैल्यू में से क्रोमियम की वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको लेट इट बी कि ये गिवन है ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव ओब्लिक कैडमियम माइनस ई नॉट क्रोमियम 3 पॉजिटिव ओब्लिक क्रोमियम। क्रोमियम इज 0.74 और कैडमियम इट इज माइनस 0.40। तो ये हो गया माइनस 0.40 प्लस 0.70 एंड इट विल बी 0.34 ई नॉट सेल। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन कितना है 6, 96500 इंटू 0.34, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्चुअली मैंने दो न्यूमेरिकल मिक्स किए हैं, इक्वेशन देकर आपसे डेल्टा जी भी पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकालोगे। दोनों इलेक्ट्रोड की वैल्यू राइट माइनस लेफ्ट कीजिए, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी एंड आफ्टर दैट put in the equation delta G equal to minus NF E naught cell. So it was all about electrochemistry. अब देखते हैं chemical kinetics. Next is chemical kinetics. इसमें से भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए सबसे पहले the rate constant for a reaction is this, K is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 5 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज ऑर्डर? तो आप सोचना शुरू कर देंगे पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसके यूनिट्स देखिए। अब आपको यूनिट्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, और ये यूनिट्स किसके हैं? थर्ड ऑर्डर के। कैसे आते हैं वो मैं आपको यहां बताने वाली हूं। ठीक, जस्ट आपको बता रही हूं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी, इग्नोर इट, आप उसके यूनिट देखो पीछे क्या है, उन्हीं को देख के आप बताओगे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, कैसे, ये मैंने बता दिया ना, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, इसको मैं लिख रखती हूं, अभी हम सॉल्व करेंगे। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पहले रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स देखते हैं। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, टाइम सेकेंड, तो ये आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड? मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बारी आएगी ऑर्डर्स की, कि इससे हम अलग अलग ऑर्डर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी कैसे। मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर, मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट, यहां मैं ऐसे लिख लेती हूं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे फॉर वेरियस ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर मतलब रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। रेट किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। के की वैल्यू तो निकालनी है, कंसेंट्रेशन किस में लिखते हैं हम? मोल पर लीटर। कैंसिल, तो के किसके बराबर आया? सेकेंड इनवर्स। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अगर
रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी दी हो 1.2 इंटू 10⁸ सेकेंड इनवर्स, बताओ इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके वेल, अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर की। ओके यहां क्या लग गया 2। जब आप सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 2। तो यहां पे आ जाएगा के के साथ रेट मीन्स मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर स्क्वायर। तो ये कैंसल हो गया इसके साथ। अब ये इधर आएंगे तो के किसके बराबर होगा? देखो सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स ही रहा, मोल इधर पॉजिटिव था, इधर आके मोल हो गया नेगेटिव, लीटर यहां नीचे था, इधर आके हो गया पॉजिटिव। तो दिस इज मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर, है ना सिंपल। ओके अब हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 3। इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड के इंटू मोल पर लीटर ट्रिपल्स। ठीक है, इसको कट करके रह गया 2, ये इसके साथ कैंसल। अब देखो के किसके बराबर होगा? सेकेंड इनवर्स तो ऐसे ही रहा, इधर मोल पॉजिटिव था, इधर मोल हो गया इनवर्स, लीटर इनवर्स था, ये हो गया पॉजिटिव। आ गया ना वही आंसर, है ना। तो ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। तो आप वैल्यू को देखो, ये वाली वैल्यूज अगर 2 है, एक ऐड कर दीजिए थर्ड ऑर्डर। यही चीज अगर यहां पे 3 हो जाती तो इट विल बी फ्रॉम फोर्थ ऑर्डर, राइट। तो इस तरीके से आप वेरियस ऑर्डर्स निकाल सकते हो और वहां से उसका रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर आइडेंटिकल फॉर विच ऑर्डर। वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के यूनिट सेम होते हैं? देखें, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए। देखो रेट के क्या होते हैं यूनिट्स? रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। मुझे यही आंसर चाहिए रेट कांस्टेंट के लिए। हो गया, तो रेट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं, यहां पे मैं 1 कैसे लेके आऊं? के को इसके बराबर लाने के लिए इसको 1 होना चाहिए। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट विल बी 1, तो यू विल गेट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के। मतलब मेरा कहने का ये है कि इट विल बी द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 4 ऑप्शंस भी गिवन होंगी, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ही रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के यूनिट एक जैसे होंगे। इंटरेस्टिंग। ओके, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते एग्जाम के अंदर। A reaction is found to be of second order with respect to concentration of carbon monoxide, and if concentration is doubled, the rate of reaction will increase by a factor of what? 2, 4, 6 और 8। ये 4 ऑप्शंस थी। तो कोई एक रिएक्शन है, उसका रेट डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये रही केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है, डबल होगी। ओके, लेट कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू एक्स। तो रेट मैं इसको लिख लेती हूं R1, ठीक है। तो R1 किसके बराबर आया? K इंटू एक्स रेज टू पावर 2। ओके, कंसेंट्रेशन इज डबल्ड, मतलब अब कंसेंट्रेशन हो गया 2x। तो जो R2 है इट विल बी K इंटू ये आया 2x स्क्वायर, मतलब R2 किसके बराबर आया? 4, 2 2 4, 4x स्क्वायर।
ये R1 के एक्स स्क्वायर, R2 के इंटू 4x²। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूं 4 इंटू के एक्स स्क्वायर R2। इस वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूं, R1, R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1, मतलब कौन से फैक्टर से बड़ा, 4। इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। समझ आ गई बात। और अगर कहीं ये कंसंट्रेशन डबल की जगह पे ट्रिपल हो जाती, इफ हैड इट बीन ट्रिपल, तो यहां पे हो जाता R2 k इंटू 3x²। इट विल बी k इंटू 9x²। इट विल बी 9 इंटू kx²। तो इट वुड हैव बीन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखना है क्या बोला है उसने। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कई बार हम अपने ब्रेन में ही कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हैं, डोंट गो विदाउट पेपर। इसी के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओके, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ रिएक्शन ए टू बी। एक रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है। हमें यह पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर देते हैं। मेरे पास ये रहा केमिकल रिएक्शन। ओके, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो पहले हम R1 लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, मतलब R2 क्या हो गया, 2R। ध्यान देना, R1 इज इक्वल टू R, R2 कितना हो गया, इसका डबल। ठीक है, कब, अगर उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज हो जाती है 4 टाइम्स, इफ इट बिकम्स 4A। ये इसकी जो कंसंट्रेशन है इट बिकम्स 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 4 टाइम्स। आ गई हमारे पास 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन जो भी रेट है मैंने उसको ले लिया R, या X भी ले सकते हो आप, तो रेज़ टू पावर n। दूसरे में कंसंट्रेशन 4 टाइम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। मुझे पता क्या करना है, ऑर्डर क्या है, इस n की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, डिवाइड R2 बाय R1। R2 क्या है, 2R अपॉन R, ये आ गया R2 अपॉन R1 इक्वल्स, ये है मेरे पास, अच्छा K भी है साथ में, K, इट विल बी K इंटू 4A रेज़ टू पावर n अपॉन K इंटू A रेज़ टू पावर n। A से A कैंसल, K से K कैंसल, R से R कैंसल। मेरे पास आ गया 2 इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर n। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं 2 रेज़ टू पावर 1, और इधर आ गया 2 रेज़ टू पावर 2, और बाहर है n, और आपको पता है ये पावर बाहर चली जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 1 इट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n। दोनों की पावर्स, क्योंकि आप देखो दोनों के जो बेस है वो बराबर हो गए, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 2n, तो n किसके बराबर आया, 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी हाफ। है ना सिंपल। बस इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको दोनों रेट्स लिखने हैं, हायर को जो चेंज होने के बाद आया लो से डिवाइड कर दीजिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर। ओके, ये देखते हैं। इन अ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ट्रिपल्स, ओके, तो रिएक्शन है मेरे पास A टू B कोई भी, तो उसने अब डबल हुआ था ना पहले, अब वो बोल रहा है कि ट्रिपल हो जाता है। ओके, मतलब रेट 1 मैंने इसको ले लिया R, किसके बराबर है, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर n। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ट्रिपल्स। ओके, ये हो गया ट्रिपल, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स।
तो R2 किसके बराबर आया भाई 27R। बस बन गई दो इक्वेशन। R2 अपॉन R1 किसके बराबर 27R अपॉन R, K अपॉन K, 3A रेज टू पावर n, A रेज टू पावर n, K से K कैंसल, A से A कैंसल, R से R कैंसल। वी आर हैविंग 27 इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। आप इसको लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 रेज टू पावर 3। और कट मार दो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। तो बेस में सेम कर लेती हूँ, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर n, तो n इक्वल टू 3। ऑर्डर इज थर्ड, इट इज हैविंग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये भी हो गया। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, इसको ध्यान से करना। डबल है, ट्रिपल है, उसको ध्यान से नोट कीजिए, दो इक्वेशंस बनाइए, हाई को लो से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट इज rate of reaction becomes 4 times quadruples when temperature changes from 293 to 313. T1 293 Kelvin, T2 313 Kelvin, और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ गया। ओके, तो हमारे पास ई एक्टिवेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज log ऑफ K2 अपॉन K1 log K2 upon K1 equal to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 into T2. तो log K2 upon K1 it becomes 4 times. तो this is log 4. K2 जो है वो K1 से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो it is 4 EA अपॉन 2.303 R 8.314। T2 कितना है 313 माइनस 293, 313 इंटू 293। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। log 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इट विल बी 2 रेज टू पावर 2 और 2 log 2 इट इज EA अपॉन 2.303 8.314, इसको माइनस करके आया 20 अपॉन 313 इंटू 293। तो ये आ गया 2 log 2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 20 अपॉन 313 इंटू 293। तो 2 इंटू 0.3010, 4 को 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 20 अपॉन 313 इंटू 293। बस अब क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड रखो और इसको दूसरी साइड ले जाइए। ये आ गया आपके पास 0.2032 ओके। नाउ ई एक्टिवेशन एनर्जी 0.6020 into 2.303 into 8.314, 313 into 293 divided by 20। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 52.9। वट एवर यू विल गेट, दिस इज द मेथड। फॉर्मूला मेन चीज है, फॉर्मूला। आगे तो आपको सॉल्व करना है, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है। बस यहां उसने लिखा था क्वाड्रपल्स, मतलब K2 अपॉन K1 आ गया 4 टाइम्स, डबल्स मतलब log 2 हो जाएगा, ट्रिपल्स log 3 हो जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप चैप्टर में कर चुके हैं, एक एग्जांपल हम यहां पे शेयर कर रहे हैं। तो ये रही इक्वेशन आपके पास, और आपको गिवन क्या है, यू आर गिवन दैट rate of formation of NO, it is d by dt of NO and it is 3.6 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second। और आपको पता है ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है,
दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एनी, कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी एक प्रोडक्ट, तो हम सभी को बराबर करके लिखेंगे. इट इज माइनस डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ NO इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ H2O. ठीक है, लेकिन अब आप देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर देयर आर 4 मोल्स, मुझे चाहिए पर मोल 1/4, 5 मोल्स 1/5, 4 मोल्स 1/4, 6 मोल्स 1/6. नाउ दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. किसी भी एक के अंदर वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन. अब जैसे NO आपको सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन है, जब इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स लग गए तो इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन. समझ आ रही है बात? तो अगर मैं यहाँ पे सीधा पूछूं इस रिएक्शन का रेट, इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ और ये कितना आ जाएगा 0.9, 0.9 इंटू 10⁻³ और मैं इसको लिखूंगी 9 इंटू आगे को गया ये -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये था रेट. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे आप. लेकिन उसने पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. वाटर कहां गया? ये आपको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये गिवन है, दोनों को बराबर कर दीजिए. रेट विल बी इक्वल टू 1/4 डी बाय डी टी ऑफ NO इक्वल्स 1/6 डी बाय डी टी ऑफ H2O. ठीक है, अब देखो यहां माइनस इसलिए लगा है क्योंकि डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन. ये पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन. ये दो रिएक्टेंट्स और ये दो प्रोडक्ट्स. इट इज 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1/6 डी बाय डी टी H2O. मुझे इसका आंसर चाहिए. 6 इधर आ जाएगा तो मैं लिखूंगी डी बाय डी टी ऑफ वाटर, इट विल बी 6/4 3.6 इंटू 10⁻³. अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8. तो इट इज 1.8 इंटू 3, 18 3 ज़ा 54, इट इज 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर आ गया जो उसने पूछा है. पूछेंगे एक का ही, ठीक है, ज्यादा का नहीं पूछेंगे क्योंकि ज्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. मान लीजिए उसने ये पूछ लिया अमोनिया का बताओ, तो अब आपकी मर्जी है, आप अमोनिया को इसके बराबर पुट करो, आप अमोनिया को इसके बराबर पुट करो, क्योंकि अब आपके पास वाटर की भी वैल्यू आ गई. लेट्स सी, अगर मैं इन दोनों को पुट करती हूं तो ये आ गया -1/4 डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया इक्वल टू 1/4 डी बाय डी टी ऑफ NO. है ना, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो NO की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं. तो डी बाय डी टी अमोनिया इट विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³. एक बात फिर मैंने बोला आप इसके बराबर भी पुट कर सकते हो. लेट्स सी, ये आया 1/4 डी बाय डी टी ऑफ अमोनिया, कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू 1/6 डी बाय डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो आपको चाहिए डी बाय डी टी अमोनिया इक्वल टू 4 उधर चला गया, 4/6 इंटू वाटर की क्या आई थी वैल्यू 5.4. इट इज 5.4 इंटू 10⁻³. अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो आप देख लीजिए किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. राइट, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स. अब केमिकल काइनेटिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं. ओके, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखिए.
Write rate equation for the reaction 2A plus B arrow C if order is 0. अब देखो यहां ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की बात आ गई. इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है? 2 + 1 3 एज शोन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लेकिन ऑर्डर बोल रहा है वो 0, तो आपको रेट ऑफ इक्वेशन लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन. ऑर्डर आपको दिया है तो किसके बराबर होगा? रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A इंटू B, दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन. लेकिन ये तो मॉलिकुलरिटी है, ऑर्डर क्या है? 0. दिस इज द आंसर. इक्वेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के लिखी गई है. तो ऑर्डर इज 0. 0 का मतलब A भी 0 B भी 0. अगर मैं 2 और 1 लिखती दैट विल बी मॉलिकुलरिटी नॉट ऑर्डर. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था पेपर में. नेक्स्ट, ये 2 तरह से न्यूमेरिकल आता है. एक मैंने डैश छोड़ दिया, ये मल्टीपल चॉइस से मैंने नोट किया था. द टाइम टेकन फॉर 99.9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट इज डैश टाइम्स. 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कितने टाइम्स होता है एज कंपेयर टू टी हाफ लाइफ पीरियड. मतलब दोनों निकालने पड़ेंगे. तो देखो फर्स्ट केस, इट इज 99.9% कंप्लीट. मतलब A नॉट अगर 100 है तो A कितना आएगा? 100 माइनस 99.9 इक्वल टू 0.1. ठीक, तो हमारे पास टाइम 99.9% इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.1. ओके, ये 0.1 हटा, 10 ऊपर चला गया. इट विल बी 2.303 अपॉन K log 10 raised to power 3. It will be 2.303 upon K 3 log 10. It will be 2.303 into 3 क्योंकि log 10 क्या होता है? 1. तो ये आया हमारे पास अपॉन K. It will be 3 3s are 9, 3 0, 3 3s are 9, 3 2s are 6. 6.909 upon K. It is T 99.9%. Okay. Second case, T half किसके बराबर होता है? 0.693 upon K. This is the first equation, this is the second equation. मुझे दोनों का रेशो चाहिए, तो it will be T 99.9%. T half कितना आया? 6.909 upon K divided by 0.693 upon K. It will be T 99.9% upon T half. It will be 6.909 upon K into K upon 0.693. K से K cancel. It is almost 9.999 something. तो मैं इसको लिखूंगी 10 times. कई बार आता है show that 99% completion is 10 times than that of T half. तो किसी भी तरीके से आए, तरीका आपके सामने है. टू सिंपल. इसका T निकाल लिया, इसका T तो ऑलरेडी निकला हुआ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों का रेशियो आ जाएगा. ठीक है, ये भी हो गया. ओके, नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 32 मिनट्स. ये बहुत इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से. ओके, 1/4 कंप्लीट हो गया. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर मेरे पास ये है A, राइट, 1/4 कंप्लीट, तो A कितना बचा? A माइनस 1/4A कंप्लीट हो गया. इट इज 4A माइनस A अपॉन 4. इट विल बी 3/4A. A की कंसेंट्रेशन, राइट. ओके, तो मेरे को क्या चाहिए? इट कंप्लीट्स इन 32 मिनट्स. T हाफ निकालना है, तो पहले मुझे K निकालना पड़ेगा. ओके, तो K विल बी इक्वल टू, अब इस फर्स्ट केस के अंदर, दिस इज फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस के अंदर टाइम हमें दिया है कितना? 32 मिनट्स. तो K किसके बराबर होगा? 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ
ए नॉट अपॉन ए, ये आया 2.303 अपॉन 32 लॉग ऑफ, ऊपर अगर हमारे पास है a तो नीचे आया 3/4 a से a कैंसिल, इट विल बी 2.303 32, it will be log 4 upon 3, it will be 2.303 upon 32, ये आ गया log 4 माइनस log 3, और जब आप इसको log 4 और log 3 को सॉल्व कर लेंगे you will get 0.1249, तो आपके पास k की वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन 32 into 0. It will be 0.1249. आप टेबल से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और इसको सॉल्व करके what you will get the value of k, it will be 8.99 into 10 raised to minus 3. ये आ गई k की वैल्यू. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड केस, आपको t हाफ चाहिए, तो हमें पता है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k आपने अभी निकाला, it will be 0.693 divided by 8.99 10 raised to minus 3, or it will be 0.693 upon 8.99 into 10 raised to power 3, and after solving you will get nearly 77 minutes. तो बेटा कहने की बात ये है, आपको जो भी दिया गया हो, फर्स्ट केस में k निकालिए, दूसरे में t हाफ नहीं पूछा है, तो जो भी आपसे पूछा गया हो आप उस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब एक और देखिए, ये 1/4 था, 1/5 हो सकता है, ठीक है, 3/4 कंप्लीट हो सकता है, तो जो बाकी बचेगा दैट विल बी 1/4. A first order reaction takes 40 minutes for 30% completion. Okay. तो हमारे पास फर्स्ट केस, इट इज 30% कंप्लीट. बस ये शुरू का स्टेप थोड़ा सा टिपिकल होता है. ए नॉट अगर 100 है तो ए कितना बचा, 30% कंप्लीट है, इट विल बी 70. तो आपको टाइम कितना दिया है, इट इज 40 मिनट्स. तो क्वाइट ऑब्वियस पहले केस में आपको k निकालना है. 2.303 अपॉन t log of a naught upon a. It will be 2.303 upon 40 log 100 upon 70. Cancel. 2.303 upon 40. It will be log 10 minus log 7. 2.303 upon 40 log 10 is 1 and log 7 it will be 0.8451, और इसको आप सॉल्व करेंगे अपॉन 40. 1 में से इसको माइनस कीजिए, इट विल बी 0.1549 and ultimately k will be equal to 0.0089. This is the value of k. Okay, now next step, second step, आपसे पूछा है what is t half, half life period क्या होगा, मतलब how much time it will take for the 50% completion. कई बार ऐसे भी होता है, how much time it will take for 50% completion, तो 50% मतलब t half निकालना है, तो it is t half equal to 0.693 upon k, 0.693 upon 0.0089, और इसको जब आप सॉल्व करोगे अगेन इट विल बी अराउंड 77.77 समथिंग मिनट्स. राइट, ओके. मान लीजिए उसने आपको, ये हो गया खत्म, बात खत्म हो गई. उसने बोला रिएक्शन 40 मिनट्स लेती है 30% कंप्लीशन के लिए. हाउ मच टाइम it will take for 75% completion. जरूरी थोड़े ना हर बार टी हाफ ही पूछेंगे, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है. यहां आपके पास k की वैल्यू आई 0.0089. ठीक है, ये कॉमन. ओके, ये चीज कॉमन, यहां तक पहुंच गए आप. सेकेंड केस के अंदर आपके पास है 75% कंप्लीशन, मतलब
इस केस में ए नॉट है 100, तो ए कितना होगा 100 माइनस 75 दैट इज 25%। निकालना क्या है टाइम, तो टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। किसके बराबर, टाइम आपको निकालना है 2.303 अपॉन 0.0089 log of 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100, ये आ गया 2.303 0.0089 log of 4। और आपको पता है आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 0.0089 और ये आ जाएगा 2 log 2, it will be 2.303 upon 0.0089, ये आ गया 2 into 0.3010। मुझे इसकी वैल्यू याद है 2 की, तो इसको सॉल्व कर लो। 2.303 0.0089 into 0.6020। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाली, तो आप खुद इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी इसका आंसर निकाल के आएगा आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आता है, फर्स्ट केस में उसने टाइम दिया होगा और कंप्लीशन बताई होगी, वहां से के निकालिए। सेकंड केस में जो भी आपसे वो पूछ रहा है आप वैल्यू पुट कीजिए, 75% है 50% है तो डायरेक्ट टी हाफ निकालो, कई बार डायरेक्ट टी हाफ ही दिया होता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत देर हो गई है, इस वक्त अराउंड रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो इस वीडियो को अच्छे से देखें, हर न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना कि आप उसको शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हो। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, लाइन लगाकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे वो मल्टीपल चॉइस भी है, एग्जामिनर को वो दिखना चाहिए दैट आपको ये चीज आती है। जहां डायग्राम की जरूरत है डायग्राम को जरूर बनाएं और न्यूमेरिकल्स की खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। कोई फिर भी क्वेरी रह जाती है, डू राइट टू मी, मैं पहले की तरह आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।